पहुंच चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि अजय भट्ट जी, जो कि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कीजिए। तो अजय भट्ट जी, जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और आप वर्तमान में मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर से आप सांसद भी हैं। आप उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और 2019 के आम चुनाव में आपने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत जी को एक बड़े अंतर से हराया था। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी। जी सर, इस सेशन को आप आगे बढ़ाइए। मैंने देखा कि भट्ट जी जैसे कुर्सी पे बैठे जैसे कुर्सी एकदम जम गई है कि नहीं। देखिए, ये बड़ी जरूरी बात है कि कुर्सी ऐसे होनी चाहिए कि जब आप उस पर जमिए तो जमे रहिए। यही किसी पॉलिटिशियन का ख्वाब होता है। और हर व्यक्ति को किसी भी फील्ड में कुर्सी बड़ी आसानी से मिलती नहीं है, बड़ी मेहनत से मिलती है। तो उस कुर्सी की कीमत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भट्ट जी इस बात को समझते हैं। भट्ट जी की राजनीति बहुत लंबी है, इनका परिचय मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो इन्होंने काम किए हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड और देश जानता है। भट्ट जी, पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए इंडिया न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो शुरू करते हैं उत्तराखंड से, शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए, रक्षा राज्य मंत्री के तौर पे पर्यटन का भी काम देख रहे हैं और रक्षा का भी काम देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो सिलक्यारा वाला मामला हुआ था, सिलक्यारा वाले मामले को मैंने बड़ा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड की सरकार, सेना और जैसे ही पूरी दुनिया को ये पता चला, हर कोई कहीं ना कहीं से मदद करना चाहता था। सिलक्यारा से क्या सीखते हैं, या आप सिलक्यारा को लेके आप क्या कहेंगे भट्ट जी? एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है जी। इसमें बाबा बौखनाथ जी जिनकी ये धरती है जी, और हमारे यहाँ के देवभूमि चारों धाम प्रभुजनों की बहुत बड़ी कृपा रही। असंभव काम संभव हो गया। इसमें केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी जहां भी जा रहे थे पल पल की खबर ले रहे थे जी। हमारे गृह मंत्री जी इसके बारे में हर बात पर नजर रखे थे। जी जी। जो भी संसाधन हमको चाहिए वो व्यवस्था हमने की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 3-4 दिन तक वहां पर बैठे रहे जी, पूरी नजर रखे रहे। और भूतल परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह जी जी सेवानिवृत्त जी, वो वहाँ पर पूरी तरह से डटे रहे। हम लोग अपने अपने स्तर से सारी सूचनाएं एकत्रित करते रहे। जैसे मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन एक एक चीज पर हम नजर रखे हुए थे। हमारी आर्मी वहाँ थी, हमारे जहाज वहाँ पर तैयार थे, हमारे ओएनजीसी से लेकर एक लंबी फेहरिस्त है जिसकी जो स्पेशलिटी थी वो सारे विभाग वहाँ पर थे। एनडीआरएफ और हमारा पुलिस महकमा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चीफ सेक्रेटरी, और आपने देखा कि भूतल परिवहन मंत्री जी गडकरी जी वहाँ, मुख्यमंत्री जी वो अलग से भी पहले गए। एक एक चीज पर निगाह रखी। जिस चीज की जरूरत हमारी सरकार ने कहा उत्तराखंड की, वो चीजें हमने उपलब्ध कराई। कितनी कठिन स्थितियां आई, आपने देखा कि भोजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई। और भोजन में भी जो छिलके गिरे थे, मूंगफली के छिलके, नारंगी के छिलके, केले के छिलके, और कहीं पानी जो हल्का फुल्का मेला कुचला बह रहा था, किसी तरह से उसका उपयोग करके जीवन बचाया लोगों ने। ये ईश्वर की कृपा रही। लेकिन हमारी एजेंसीज ने, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आर्मी है, और हमने कहीं पर जल्दी से रोड कटिंग न करनी पड़े, कोई चीज़ काट कूट के वाहन ले जाने लायक या कोई चीज़ों को ले जाने लायक, कोई मशीन ले जाने लायक स्थान
बनाने में कठिनाई ना आए। अपना बीआरओ को भी वहाँ पर 24 आवर रखा हुआ था। अच्छा। तो सारी चीज़ों को रखा था, एक एक चीज़ हम स्वयं पूछ रहे थे उसमें। उसके बाद जो ईश्वर की कृपा रही, असंभव काम था, लास्ट में तो फिर मैनुअल करना पड़ा, आपको पता ही है किस तरह से हुआ। एक विजय हुई है। इससे यही सबक मिला कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। क्या बात। कभी भी अगर आदमी ऐसे संकट में आता है तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी धर्म को मानता हो, उस धर्म के प्रभु को हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम का मतलब यह है, जिसे भी आप मानते हो विश्वास करिए और उसमें कर्मणि वाधिकारस्तु पर काम करते हुए आगे चले। माँ फलेषु कदाचन, फल तो मिलेगा ही, फल की इच्छा मत कर। कहने का मतलब यह है, अगर आप तन्मयता से काम कर रहे हैं, सुरुचि पूर्वक काम कर रहे हैं, अपने को पिला दे रहे हैं काम करने पर, एकाग्र चित्त से काम कर रहे हैं, कहीं भी फल तो मिलना ही मिलना है। और जो तन्मयता से हमारी फोर्सेस ने, हमारे बहुत सारी एजेंसीज थी, अगर मैं अकेले ऊपर से नाम लूं तो लोग कहेंगे कि एक ही का नाम आया, नाम नहीं लेता हूं। हर एक के पास जो स्पेशलिटी थी, हमारी कम से कम 12 से लेकर 15 एजेंसीज लगी हुई थी, काम कर रहे थे उसमें। चाहे कोई तेल निकालने वाला हो, चाहे कुछ करने वाला हो, कोई जमीन में खुदान करने वाले हो, जिसकी स्पेशलिटी जहां थी। तो सब लोगों ने, आर्मी थी, सब लोगों ने एक एक करके, और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। और बाद में जब ऑक्सीजन पाइप से अंदर दी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग गई थी, और भोजन अंदर डाला किसी तरह से, चाहे कम मात्रा में गया, लेकिन जीने के लिए डाला, ताकि जीने तक का भोजन अंदर चले जाए। और जो इतने दिनों से विटामिन डी की कमी और चीज़ों की कमी थी, वो ठीक हुई। लेकिन जो हमारी एकाग्रता थी, हमने एक नोडल अधिकारी भी बनाया हमारी सरकार ने, जो इतनी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य नहीं छोड़ा। जो धैर्य अगर हम छोड़ देते तो फिर बहुत मुश्किल था। और जो 42 लोग थे, माननीय अजय जी, आपकी किसी से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अच्छा। हमारी मुख्यमंत्री जी की बात हुई, हाँ, प्रधानमंत्री जी की बात हुई, क्योंकि वो स्पॉट पर थे। तो उन्होंने बात करी, उनकी सारी चिकित्सा, एक एक पल की खबर हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबका ध्यान ही वही था। और जगह ध्यान ही नहीं था। ऋषिकेश लाने तक, घर भेजने तक, उनकी व्यवस्था करने तक, कैसे भेजे, हर चीज़ का बंदोबस्त हमारी सरकार ने किया। और उसी का परिणाम है जो धैर्य और बहुत सौम्यता से, और कहीं पर हपड़ दपड़ नहीं की। कभी कभी हपड़ तपड़ करने में स्थितियां खराब हो जाती हैं, उसको हमने मेंटेन किया। उसका परिणाम है कि सिलक्यारा में हमको विजय मिली, और ईश्वर की कृपा रही। बाबा बौखनाथ जी की धरती कहते हैं, उन पर अटूट विश्वास है। लोगों ने कहा, अब इसको साइंटिस्ट से कितना मानेंगे अलग बात है, कि बाबा बौखनाथ जी की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। अब तो वहाँ पर मंदिर बनाने का भी निर्णय ले लिया गया है, ऐसा पता होगा आपको। क्या बात है। तो बाबा की कृपा से जो है, वो जो 42 मजदूर फंसे थे सिलक्यारा में, वो सारे के सारे बाहर आ गए। मेरी इत्तफाकन कई लोगों से बात हुई, उन लोगों में जिसमें एक लखीमपुर खीरी का लड़का जो था, जिसके पिता ने अपने घर के जेवर जो है गिरवी रख के 9,000 रुपया उधार लेके अपने बेटे से मिलने के लिए आने का काम किया था। उसमें से एक लड़का मिर्ज़ापुर का था, जो उसमें सिविल इंजीनियर था, उससे मेरी बात हुई। तो उसमें से कई कहानियां निकल के आई। लेकिन मैं अजय जी इसमें आपसे ये समझना चाहता हूँ, वट जी, कि क्या सबक सीखा लोगों ने या सरकार ने आपकी? क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं मेरी यहाँ के कप्तान से, एसपी से भी बात हो रही थी उस इलाके के, तो उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 10 बजे मौके पे था। 10 बजे मैं मौके पे पहुँच गया था। 5 लोग जो बचे थे, उसमें से बाकी लोग तो अंदर थे, लेकिन 5 लोग जो मुहाने पे थे, वो जब वो मिट्टी गिरने लगी थी तो उसी समय बाहर आ गए थे। 5 लोग जो बचे थे, उन्होंने इसकी सूचना तुरंत दे दी थी। लेकिन क्या था कि वो दिवाली की सुबह थी, शहर अलसाया हुआ था, लोग देर से सो के उठे थे। ये जो सारी चुनौतियां थी, क्योंकि उसमें जो खाना गया है, वो 6 मीटर का जो पाइप था ना, वो भगवान के लिए वरदान था एकदम। वो 6 मीटर की पाइप से उन्होंने पहली चिट्ठी भेजी बाहर, और उस चिट्ठी से सूचना पूरी डिटेल मिली कि नहीं, हम अंदर ठीक हैं।
और उसी पाइप के जरिए जो है खाना लाई और जो दवाइयाँ थी वो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें सबक भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं थी। आपने जिस तरीके से भगवान का नाम लिया, उनके मंदिर बनाने की बात की, वो वाकई जो लोग भी जा रहे थे, मैं देख रहा था कि फॉरेनर भी जा रहे थे तो उनको प्रणाम करके जा रहे थे। तो ये विश्वास का प्रतीक है। विश्वास तो है, लेकिन हमें सभी का ध्यान गया है जी कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जी सरकारों का ध्यान गया है कि भविष्य में विकास भी चले और प्रकृति का संतुलन भी बनाए। इन दो चीजों को किस तरह से हम बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि रोका भी नहीं जा सकता है। हाँ। आपने देखा है कि आप इंग्लिश चैनल में समुद्र के नीचे से आपका सब हाँ, कुछ काम कर रहे चल हैं, रहा है, हाँ। और आज हम ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में बिछा रहे हैं। यस। अब हम अंडमान निकोबार समेत, लक्षद्वीप समेत कई जगह हम फाइबर बिछा के अपनी फोन लाइन जोड़ रहे हैं, और जगह जगह पर मानव रहित जगह जहाँ हैं उनको भी मानव बसाने का उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो एकदम से ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाने के लिए और कुछ वैज्ञानिक आधार देखने हमको पड़ेंगे भविष्य में। सबका ध्यान इस ओर गया है कि किस तरह से हम करें, क्योंकि इससे पहले 6 महीने भी नहीं हुआ था जोशीमठ का घटना हुई सबने थी। देखी, घटना देखी। जी जी जी। आप तो वैसे उसमें तो इम्पोर्टेंट आपका रोल था, आप तो बहुत सारी सूचनाएं हाँ, मैं तो सरकार के खुद साथ। जोशीमठ में तो मैं खुद गया, इसमें जी। मैं जानबूझ के इसलिए नहीं गया जी। क्योंकि वहां जब कोई भी मंत्री या वीआईपी जाते हैं हाँ, तो लोगों का ध्यान बड़ा- डाइवर्ट होता बड़ा है। डाइवर्ट होता है। ठीक क्योंकि है। सीएम साहब गए तो पूरी सरकार गई। जी जी एकदम ठीक। हमारे एक प्रतिनिधि केंद्र से गए, हमारे बीके सिंह जी। जी, और एक दिन के लिए हमारे भूतल परिवहन गडकरी जी पूरा लाइन अप करके वो भी निकल आए। जी जी तो उसमें क्या होता है कि सारा ध्यान उधर, एडमिनिस्ट्रेशन उधर लग जाता है, जबकि जरूरत कहाँ है, नीचे उनको निकालने पर है, अच्छा। वहां केंद्रित होना अब मैं इसी में आगे जोड़ता हूं कि मतलब मैं समझता हूं कि यही है मोदी की, देखिए गारंटी, मोदी की गारंटी यही है कि भाई उन्होंने ये कहा कि नहीं ये निकलेंगे तो वे निकल के आए। मोदी जी तो इसमें यही गारंटी दे रहे हैं। मैं अभी कापड़ी जी आए थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि भाई लोकसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा में तो आपके बड़े जोश उफान पे थे आप लोग, लोकसभा में क्या होगा? तो कह रहे थे हम लोग 5 जीत जाएंगे। मैंने कहा अच्छा 5 जीत जाएंगे? तो हर नेता यही कहता है, बट सवाल यह है कि वो तो जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि भाई विजेता कौन है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोदी जी की गारंटी है उसको लेके आप कितने विश्वस्त हैं? आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें मोदी की गारंटी कितना काम करेगी? देखिए, आज मोदी जी का एक ऐसा करैक्टर है, जी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं इस पार्टी का हूं, जी जैसे अटल जी का करैक्टर था कि पक्ष विपक्ष कोई उनका अजात शत्रु कहते थे, कहीं दुश्मनी थी ही नहीं उनकी, ठीक सब कहा। ठहाके लगाते थे, जी हाँ। सब बात मानते थे, सब घर जाते थे। जी जी तो मोदी जी का भी एक ऐसा व्यक्तित्व आज पैदा हुआ है पूरे विश्व के लिए कि वो निर्विरोध नेता हो गए हैं विश्व के। कहीं भी जाइए तो सारी दुनिया देखती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी दुर्घटना घटना हो, कि भारत का व्यू क्या है, मोदी जी क्या कहते हैं, जरा देखिएगा। जी हाँ, देखा मैंने। तो आज मैं बार बार कहता हूं इसको, कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, होटलों में बर्तन साफ करने वाला, घर में पोछा लगाने वाली बहन, गरीब से गरीब व्यक्ति और कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति या उच्च स्तर का व्यक्ति हो, मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, यानी अपनी प्रतिछाया मोदी जी में देख रहा है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक लोग बरगलाते थे, यहाँ ये दे दो इतना पैसा, अरे ये फलानी जाति का है, अरे ये तो गरीब है, यहाँ इतना क्विंटल आटा डाल दो या ऐसा कर दो, खरीदारी करते थे। आज उसकी समझ में आ गया वोटर की कि वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट बेलचा लगाने वाले का, दैनिक मजदूर का, यानी कि कंकड़ तोड़ने वाले का, और एक वोट माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, या जिलाधिकारी आईएएस या आईपीएस, हमारे कोई भी पुलिस अधीक्षक हो, उनका बराबर है। इस बात को आज मजदूर ने सोच लिया, जो एक समय पहले तक बेचारा रोजी रोटी और मकान
इसी पर लगा रहता था, बाकी सोच ही नहीं होता था। आज उसको लग रहा जीवन स्तर कैसे उठेगा। फ्री में राशन मिल रहा, 80 करोड़ पहले, 80 करोड़ फिर 80 करोड़ इस समय, 80 करोड़ अब 5 साल तक और मिलेगा लोगों को, 80 करोड़ लोगों को। लेकिन अभी कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि भाई इससे ये पता चलता है कि इतने गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो आप गरीबी को खत्म नहीं करना चाहते, आप राशन दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आप ही ने बनाया है कांग्रेस के मित्रों ने। उनको ये भी पता होना चाहिए कि 13.5 लाख करोड़ जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं उनकी याद नहीं आई, उसमें ये भी जोड़ने थे उनको अभी। क्योंकि सारा तो आपने इसकी देन जो है, जितनी भी पटरी खराब हुई थी वो पटरी आपने खराब करी। मोदी जी ने तो ठोक पीट कर ट्रेन को चलने लायक ही नहीं बल्कि फर्राटेदार चला रहे हैं। आज कितने आगे बढ़ गए, मेरे पास पूरे आंकड़े यहाँ रखे हुए हैं कि 2014 में क्या स्थितियां थी, उसके बाद हमारी हर क्षेत्र की, एक एक क्षेत्र की स्थिति कितना हम जंप कर दिए हैं। देखिए 2014 में हम 10वें नंबर की आर्थिक शक्ति थे विश्व में, 10वें नंबर पर थे। इकोनॉमिकली हम लोग इतने बैकवर्ड, इतने पीछे थे। लेकिन कोरोना के दौर में कुछ तो मैनेजमेंट किया हमने, कुछ तो किया होगा कि 5 नंबर वाले जो वो लोग जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो तो बहुत पीछे चले गए और हम 10 से छलांग लगा के 5वें नंबर पर आ गए। दुनिया तो वैसे ही हिल गई। अभी इम्फाल आपने कल देखा, आईएनएस हमने बना दिया इंडिजिनस। इससे पहले आईएनएस विक्रांत हमने बनाया जी। और फुल्ली मतलब जिसे कहते हैं एक किस्म से उस पर हमारा मिसाइल भी है, सब कुछ है। स्वयं ये पब्लिक डोमेन में है, क्या क्या है वो तो कल वहीं बता रहे थे क्या क्या इसमें लगा हुआ है। फुल प्लस वो आज निगरानी कर रहा है समुद्र में। जो हमसे मत भिन्नता रखने वाले देश हैं वो ये नहीं समझ सकते आप कि हम यहाँ कुछ भी कर लेंगे धींगा मस्ती। हम तैयार हैं हर समय। अब पुराना हो गया वो सब। मैं कह रहा हूं ना, हर चीज में इतना विश्वसनीयता इसलिए बढ़ी है कि हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का पहले कभी 2014 तक सोचा भी नहीं था। आज लगातार हमारे कम से कम 4 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर हो गया। 1000 लक्ष्य है, 500 करीब इस साल भी चल सकती हैं। अभी लगातार हम नई चीज कर रहे हैं। डीबीटी रामनगर आ रही कोई वंदे भारत सुनने में मुझे मैंने लिखा है रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, यहां से चलाएंगे 3 जगहों से तो कवर हो जाएगी। अब वो देखते हैं रूट पर कितना रस है, कितना आएंगे, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अच्छा। और मैंने अभी जैसे मेट्रो के लिए कहा है। अच्छा। मैंने जितने भी मेरी विधानसभाएं हैं तराई में, ऊपर तो चढ़ नहीं सकती है, और उसके अलावा रामनगर क्षेत्र पूरा मेट्रो के लिए कहा। तो मेट्रो के लिए भाई ताली बजाइए भाई। मैंने अभी कहा है और मैं हरिदेव और देखिए ट्रेन वाली बात आपकी, देखिए ऑलरेडी अजय जी जो है उसको पहुंचा चुके हैं ऊपर। मुझे लगता है कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन और उसकी वायबिलिटी को चेक किया जा रहा होगा। और मैं समझता हूं कि क्योंकि वंदे भारत आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब जगह चलाना है उसको, तो चलेगी। हरदेव पुरी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उसमें उन्होंने सर्वे की बात कही है कि सर्वे करा लेते हैं। हल्द्वानी, रामनगर, वहाँ नैनीताल, यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क, बहुत बढ़िया, ये जुड़ेंगे। हाँ। और यहाँ से हम सीधे काशीपुर, काशीपुर से जसपुर, और वहाँ से सीधे निकल के आए तो हम यहाँ पर गदरपुर, बाजपुर, ये सब हमारा रुद्रपुर, और उधर से हमारा 3-4 विधानसभाएं खटीमा और टनकपुर तक। तो तराई क्षेत्र हमारा पूरा, इतनी फैक्ट्रीज खुली हैं, इतने लोग हैं और इतनी आपाधापी है। अगर अभी यहाँ मेट्रो होती तो आप अभी हम आपको काशीपुर यहाँ से भेज देते। आपकी ट्रेन मिस हो गई आज, करीब 10 घंटे डिले है। तो आज मुझे इस समय इम्पोर्टेंस पता लग रही है उसकी कि अगर आज इस समय होती तो आपसे कहते चिंता मत करिए, सेशन खत्म होते ही आप अभी मेट्रो आने वाली है। तो जो चीज का बीजारोपण आज हमने किया है, आज नहीं तो भविष्य में तो उस पर होना ही होना है, क्योंकि शुरुआत हो गई। अगर कोर्ट में अगर आप एक एप्लीकेशन देते हैं, या डिनाई होगी या एक्सेप्ट होगी, तो अभी तो डिनाई की बात ही नहीं आई है। कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दे दी है। हाँ, दे दी है, और एक्सेप्ट डिनाई का तो अभी बात ही नहीं है। आप लोग को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, वो होना है, वो आज नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद नहीं होगी, 9 महीने बाद होगी, लेकिन होगी। तो ये क्योंकि सवेरे आज मैं सारे लोगों से बात कर रहा था तो इन्होंने 4-5 मुद्दे अपने बताए। एक मुद्दा इन्होंने उसमें ये भी बताया था कि ये वंदे भारत ट्रेन का,
तो देखिए आपने उसको जो है नहीं नहीं, मैंने लिखा है, यहाँ तो अखबारों में आया भी था, लोगों ने देखा भी होगा उसको पूरा। जी, दूसरा मुद्दा सर, इन लोगों ने एक बताया था कि यहाँ पे जो रोड है वो रोड बड़ी छोटी है। रोड अगर बड़ी हो जाती तो शायद यहाँ के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका नहीं, हो मेरे अंदाज से तो NH है, एक यहाँ से रानीखेत बन जाए, हाँ, और यहाँ से जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र को जाती है, रानीखेत से कुमायूं क्षेत्र को जाती है, बल्कि हल्द्वानी और रामनगर को जोड़ने के लिए चौड़ीकरण के लिए भी मैंने इस बार लिखा है कि उसमें एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कई लोगों ने मांग उठाई, मैं गडकरी जी से मिला हूँ जी, तो मैंने कहा भाई उसमें देखते हैं, मतकोटा में बहुत लोग मर रहे हैं, एक इधर है ऊपर गदरपुर में, तो मैं गडकरी जी के पास अभी मिला था, और भी दिए मैंने पत्र उनको दिया, तो उन्होंने हमारे पत्र का ही संज्ञान ले लिया। उन्होंने कहा सरकार जब लाएगी तब लाएगी, भाई सांसद कोई गलत बात तो लिखते नहीं, संज्ञान लीजिए, इसको स्वीकृत करिए। मेरे समझ में सामने में उन्होंने देखिए आप लोग का काम देखिए कितना तेजी के साथ हो रहा है। तो इस तरह से सारी चीजों को धीरे 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 हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ आदमी बह जाते हैं। एक दिन तो माननीय बचे सिंह रावत जी आज स्वर्ग में हैं, वो मंत्री भी रहे जी, और सांसद रहे, और रानीखेत अल्मोड़ा क्षेत्र से जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से। तो एक बार हम ऊपर से आ रहे थे ये जिम कॉर्बेट पार्क में रानीखेत से आगे, तो हम लोग कार बह गई हमारी, हम लोग कार में थे, बहुत दूर तक गई, बड़ी मुश्किल से बचा बचा के लाए, कम पानी था। अच्छा। लेकिन जब हम दौड़ के इधर आ गए तो कार बहुत दूर तक चले गई, हम बच गए उसमें। मतलब तो आप कई लोग, हाँ ये नजारा मतलब आपके साथ हुआ है? हम लोग देखे हैं, हमारे सामने कई बार हुआ है। तो उस दिन तो हम ही खुद प्रैक्टिकल बैठे हुए थे, तो उसमें देखा, तो ये बात मैंने बहुत पहले चलाई थी इसके ऊपर से बननी चाहिए पुलिया, ओवरफ्लाई। तो मैं तो फिर चला गया बात, फिर बाद में हमारे सांसद आए, हमारे और लोग आए, हमने चलाई। उस समय चूंकि मैं रानीखेत उस समय विधायक था, तो बार बार डिमांड आती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज देखिएगा केंद्र सरकार ने फ्लाईओवर बनाने चालू कर दिए हैं। अब ये संकट भी दूर हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। हमारे ऊपर तो विपत्तियां बहुत हैं। अभी यही कोसी नदी में 20 आदमी फंस गए थे जब नदी आई, तो उसी समय हमने आर्मी के जहाज मंगाए और वहां टापू पर से 20 के 20 लोगों को सुरक्षित भेजा। शायद आप लोग इतिहास होंगे, आप लोगों को पता होगा, कई लोग देख भी रहे हैं, बहनें हाथ भी खड़ा कर रही हैं। तो ये लोग इधर खड़े थे। हम लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं कि ये चीजें हमारे साथ होनी ही होनी है, परंतु प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर तैयारी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात। इसलिए हम लोग इसकी तैयारियों को हमेशा रखते हैं। जैसे ऊंचे जगहों पर बर्फबारी हो गई तो हमने अनाज भेज दिया, अभी से रखना चालू कर दिया, अलाव की व्यवस्था कर दी, जो संसाधन होते उनको बनाना चालू कर दिया। बरसात के मौसम में 3 महीने का एडवांस में राशन भेज देते हैं। बहुत तो ये इसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ करनी पड़ती है। आज हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, सब लोग चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से कुछ भी हो जाए, देश के किसी कोने में कुछ हो जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी 1 मिनट नहीं लगाते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री से या वहां के सांसद या कोई, क्या बात है भाई, बताओ क्या चाहिए, 1 मिनट, क्या बात। और रक्षा मंत्री जी तुरंत उन चीजों को भेजना चालू कर देते हैं। हमारा NDRF हो या अन्य संसाधन हो, कोई भी चीज हो, आर्थिक संसाधन हो, कोई कमी है ही नहीं हमारे पास। बहुत बढ़िया। अभी एक विशेष बात आपने भी देखी भट्ट साहब, और हमने भी देखी, कि जिस तरह से चुनाव में आप लोगों ने जीत हासिल की छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बनाए गए, आम कार्यकर्ता जिनको खुद ही पता नहीं था कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। BD शर्मा जी को जब आए, वो देख रहे थे, बैठे हुए थे, जब उनका नाम पुकारा गया तो वो पीछे देखने लगे कि हमारे पीछे तो कोई नहीं बैठा हुआ है। वही हालत महेंद्र यादव जी की थी और वही हालत छत्तीसगढ़ में थी। तो ये क्या संदेश है ये, और इस संदेश से देखिए, आपको अगर मैं जोड़ के पूछूं सवाल, तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो हमेशा अपने आप को आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप यही है जो आपने देखा जी। यहाँ जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इससे ऊपर उठ के धनराशि, पैसे वाला, टक्के वाला, बड़ा छोटा, कोई महत्व नहीं रखता है। आम कार्यकर्ता देश का आज प्रधानमंत्री हैं। आप जानते हैं, जिनको चाय बेचने वाला क्या चलाएगा कहते थे, जी। और
पोछा लगाने वाली का बेटा कहते थे अंदर बैठ के, जिनको यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के खेत खलिहानों की कैसी सुगंध आती है इसके बारे में पता नहीं था। वो फप्तियां कसते थे, आपने देखा, आम कार्यकर्ता में से आए। और हमारी पार्टी में कोई नहीं जानता कौन कहाँ क्या बनेगा, लेकिन अगर कांग्रेस होती या अन्य दल होते, हम बताते कि इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम बताते कि इनका अध्यक्ष कौन बनेगा। आज भी अध्यक्ष ठप्पा होता है, असली कौन चल रहा है कांग्रेस के अंदर आप जानते हैं। हिम्मत ही नहीं है किसी को बात करने की। हमारे वहां ये नहीं होता है। देखिए नड्डा जी बगल के राज्य से आज देश को चला रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए। नड्डा जी से पहले आपने देखा राजनाथ सिंह जी हों या गडकरी जी हों, किसी को पता ही नहीं चला। या हमारे गृह मंत्री हैं आज जो वो हों, तो ये कभी पुश्तैनी पद नहीं रहे हमारे कि गिरवी रखे जाएं। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा रिश्तेदार कभी नहीं आए इस वक्त। इसीलिए तो मैं पूछ यही तो राजनीति है। और इसलिए आम कार्यकर्ता की पार्टी है, इसीलिए जी जान से कार्यकर्ता लगता है। और ये नहीं कि मैं कुछ बनूंगा, ये सोच भी नहीं होता उसका। लेकिन जैसे ऊपर से नजर जाती है, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, तो यहाँ मल्टीफोकल लेंसेज हैं। कोई भी कार्यकर्ता को उठा के कहेंगे करो, बराबरी करो, आगे बढ़ो, और उसको सारे लोग सहयोग करते हैं। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये देखते हुए उदाहरण है आपके सामने कि जो कयास पूरा देश लगा रहा था, कयास नहीं लगा पाया। तो इसीलिए कयास रह गए, आम कार्यकर्ता में से आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बैठे हैं सामने, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष बैठे हैं सामने, कोई हैं, वो दिन दूर नहीं, पता नहीं कब आप कहां आ जाएं, क्या ड्यूटी दे दे संगठन आपको। यही तो प्रजातंत्र है, ये तो राजतंत्र हुआ। मैं, मेरा बेटा, फिर मेरा खानदान, मेरा ये असली प्रजातंत्र आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। देखिए भट्ट जी कितने कुशल रणनीतिकार, राजनीतिकार है कि इन्होंने असली सवाल को पीछे कर दिया, कार्यकर्ता को आगे कर दिया। देखिए यही काबिलियत होनी चाहिए। जबकि भट्ट जी हमेशा अपने आप को जमीन का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता ये सब बताते रहते हैं। मैंने पूछा भाई क्या आप सोचते हैं आम कार्यकर्ता के नाते, तो उन्होंने दूसरे कार्यकर्ता को बता दिया। खैर भट्ट जी की सियासत को हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अभी भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। जिस तरीके से, जिस सहजता से चीज़ों को आप स्वीकार करते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, दुखियों को सहायता देते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीति में यही लोग देखते हैं कि आपने क्या छोड़ा है, अतीत आपका क्या है और वर्तमान क्या होगा, वो अतीत से ही निर्धारित होता है। तो भट्ट जी हमारे कार्यक्रम में आए, इन्होंने इतना अमूल्य समय दिया, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।